हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन डिफेंस मास्टर। आज हम यहाँ पे कल जो एनडीए एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी यहाँ पे इंग्लिश आंसर शीट आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डिफेंस मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, सबसे पहला जो था पार्ट, इसमें हमें सेंटेंस को रीअरेंज करना था। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या सही रीअरेंजमेंट यहाँ पर सेंटेंस का होगा। तो क्वेश्चन देखिए, सेवरल इयर्स अगो course on climate changes at Texas and AM University, Professor Andrew Dressler created an introductory for freshermen and sophomores। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अरेंजमेंट हम कैसे सुधार सकते हैं। एंड्रयू ड्रेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी, यहाँ पे ये आपको सेंटेंस दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर साथ ही साथ अब ये अगर आपका सीक्वेंस इसका देखें, स्टार्टिंग करें तो इसके बाद क्या, एंड्रयू ड्रेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी। अब इंट्रोडक्टरी व्हाट, तो देखिए इंट्रोडक्टरी के बाद क्या आएगा, इंट्रोडक्टरी के बाद कोर्स, इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन क्लाइमेट, यानी हमें पहला तो मिल गया कि आर रहेगा तो उसके बाद एस आएगा। ठीक है, आर रहेगा तो उसके बाद क्या आएगा, सॉरी ये क्यू है ना, तो आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यों, क्योंकि एंड्रयू ड्रेसलर क्रिएटेड एन, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्टरी दिया है तो उसके बाद सेवरल इयर्स तो होगा नहीं, प्रोफेसर तो होगा नहीं, है ना, फॉर फिशरमैन तो होगा नहीं, तो क्या आएगा, कोर्स ऑन क्लाइमेट। तो आर के बाद क्या आया, क्यू आया। अब फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बाद अब किसके लिए, फॉर फिशरमैन एंड सोफोमोर्स। तो अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि इसके लिए एस आया, तो बचा क्या, पी। तो सबसे पहले क्या रहेगा, पी, तो बन जाएगा सेवरल इयर्स अगो। ठीक है, several years ago, Andrew Dressler created an introductory course on climate changes at Texas and AM University. ठीक है, for fishermen and sophomores. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए RQS, तो ये पहला वाला मिल गया, PRQS, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I realized that solving the climate change problem then solving will be much harder. अब देखिए कोई भी चीज हम अगर उसमें आता है will be much harder, ठीक है, क्या आया है, will be much harder। तो अब कोई चीज किसी चीज से हार्डर बताइए, कंपैरिजन बताया, तो उसके बाद then तो आएगा, है ना। अब आपके क्या आएगा, then तो आएगा ही, will be much harder, हार्डर के बाद क्या आएगा, then, कंपैरिजन करो तो then solving, यानी ये आर है, हमें आर मिल गया, तो आर के बाद हमें पता है कि क्यू तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि देन सॉल्विंग तो आएगा, है ना। देन सॉल्विंग व्हाट, तो द ऑर्डर द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, तो यानी यहाँ पे देन सॉल्विंग व्हाट, अब यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, तो यानी ये एस है, तो पहला क्या है, पी। ठीक है, यानी आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम will be much harder than solving the ozone depletion problem। ठीक है, तो PRQS ये आपका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Although the temperature of this layer of the earth, when directly comparing the satellite measurement of the temperature atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful। तो अब देखिए, Although the temperature of this layer of the, तो द दिया है, आर्टिकल है, तो इसके बाद कुछ नाउन यूज होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए द के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, द एटमॉस्फेयर शुड जनरली ट्रैक, है ना। तो पी के बाद हमें पता चल गया कि एस आ रहा है ना, पी के बाद क्या पता चल गया, एस यहाँ पे हमें आ रहा है कि although the temperature of this layer of the atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful about what, careful when, है ना, can we तो क्या है, should we must be careful। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है, when directly comparing the satellite होगा या measurement of the temperature होगा। तो हमें अब P और S मिल गया, हमें वैसे PS मिल गया है, तो अब क्या हो जाएगा, when directly comparing the satellite measurements of the temperature। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा हो जाएगा पी एस, पी के बाद एस आ गया तो देखो डायरेक्टली भी हमें मिल चुका था आंसर, समझने के लिए हमने आगे और देख लिया। पी के बाद एस है तो यहाँ पे एक ही अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है पी एस, तो पी एस क्यू आर, ठीक है। पी एस, although the temperature of this layer of the atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful when directly comparing the satellite measurement of the temperature, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द एलिमेंट्स हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल चेंज। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा लगा है इन दोनों के बीच, और कॉमा जब लगा रहता है तो वो इतनी ज्यादा एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि जब कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं, जब जहाँ पे इतनी ज्यादा एसेंशियल इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन नहीं रहती है तब भी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे द एलिमेंट्स हीट अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल चेंज। अब हमें दिख रहा है ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल चेंज, यानी आर एस साथ में होंगे। आर एस क्या होगा, साथ में होगा, है ना, आर एस साथ में होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं आर एस साथ में किधर पर है, आर और एस ये वाले में है, तो ये करेक्ट होगा। अब पूरा देख लेते हैं। द एलिमेंट्स हीट अप पहले लग गया, द एलिमेंट्स हीट अप, हीट्स अप, हीट्स अप के बाद क्या लगा हमारा, हीट्स अप के बाद हमारा आर लगा, तो क्या हुआ, ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल चेंज range eventually reaching high temperature, तो PRSQ, है ना, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पीपल आर्ग्यू वाई वीनस इज सो मच वार्मर। तो अब देखो ये टू पीपल आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ये तो यानी पी तो हमारा पहला हो ही गया। अब हमें देखना है फर्स्ट वन वाला क्या कह रहा है और सेकेंड वन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट वन आर्ग्यूज दैट इट्स बिकॉज वीनस इज क्लोजर, तो फर्स्ट वन का क्या आ गया, ये हमारा आ गया एस, ठीक है, हमारा क्या आ गया एस। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, तो वो फर्स्ट वन आर्ग्यूज दैट इट्स बिकॉज वीनस इज क्लोजर, ठीक है। अब उसके बाद द सेकेंड आर्ग्यूज, तो अब सेकेंड वाले का आ जाएगा द सेकेंड आर्ग्यूज, क्या आर्ग्यू करा है, क्यू आ गया, दैट इट इज थिक बिकॉज वीनस हैज अ थिक ग्रीन हाउस रिच एटमोस्फियर, तो अब ये आर आ गया इसके बाद, है ना। तो क्या आ गया, पी एस क्यू आर, करेक्ट हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्सिटी विदाउट सकम्बिंग to the clouds of doubt and jealousy between friends is subjected to both prosperity and the essay of friendship by Francis Bacon celebrated this intimacy। तो अब देखो सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ से ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, द essay of friendship, द essay of फ्रेंडशिप, तो यानी ये आपका क्या है सब, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड दिस इंटीमेसी। तो इंटीमेसी किसके बीच होती है, इंटीमेसी किसी के बीच होती है ना, इंटीमेसी। तो अब यहाँ पे यानी ये एस है, तो इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड्स, है ना, तो यानी कि हमको नेक्स्ट मिल गया क्या है, आर है, ठीक है, एस आर, एस आर हमें साथ में होना चाहिए, ठीक है। एस है, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन सेलिब्रेटेड दिस इंटीमेसी बिटवीन फ्रेंड व्हिच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड, तो प्रॉस्पेरिटी एंड क्या लगेगा, प्रॉस्पेरिटी के साथ एडवर्सिटी, यानी आर के बाद क्या लग गया हमारा, पी लग गया, है ना, आर के बाद क्या लग गया, पी, तो लास्ट क्या बचा, क्यू, succumbing for what, to the clouds of doubt and jealousy, तो ये हमारा लग गया क्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर दिख रहा है एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आर नाउ यूज्ड बाय more than 1,000 firms and are growing in popularity in the United States and Europe gain sharing plan। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए और कुछ सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स सब्जेक्ट नहीं हो सकता हमारा गेन शेयरिंग प्लान, यानी फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ना, गेन शेयरिंग प्लान्स। अब यहाँ पे आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1,000 फर्म्स, ये वाली नेक्स्ट हो गया हमारा, है ना। अब कहाँ पर, फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, तो एस के बाद आर आ गया, फिर उसके बाद एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, तो क्यू आ गया, तो हमारा क्या आ गया, एस पी आर क्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज make friends and person will want true. It is miserable solitude that compels a person to nothing other than a place of wilderness. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है. it is miserable solitude that compels a person to what? to, अगर हम r पहले रख लें, है ना, compels a person to make friends and a person will to want true friends without which the world is nothing other than a place of wilderness. यानी R के बाद क्या आया? R के बाद यहाँ पे आप देखिए solitude that compel a person to, किसी पर्सन को क्या कंपेल कर रहा है? to make friends, है ना, compel to make friend. तो R के बाद आप क्या आ गया? Q. ठीक है, अब true friends, तो अब यहाँ पे दिख रहा है friends without which the world is कैसा है वर्ड? नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ विल्डरनेस. तो ये एस. ठीक है, तो RQPS आपका करेक्ट आंसर है. लास्ट वाला सेकेंड लास्ट जो है देखिए बहुत इजी है. टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट, अब द जॉब एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे. द जॉब टेक्स द लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं. दैट नेवर स्टार्टेड, तो आर के बाद क्या आ गया हमारा? Q आ गया. दैट नेवर स्टार्टेड टेक्स द लॉन्गेस्ट, है ना, तो P आ गया, फिर S. बहुत इजी है, RQPS. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. To what you can create, control shift your energy instead of worrying about what you cannot. तो अब यहाँ पे instead of worrying about what? About what you cannot, है ना. तो यहाँ पे आपको लिख गया कि सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? instead of worrying about, तो यानी दिख रहा है R दिख रहा है हमें सबसे पहले. instead of worrying about, फिर सेकंड what you cannot, तो S आ गया आपका, है ना. वरी किसके बारे में करो? about what you cannot. कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, है ना, करो क्या? कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी, है ना. यानी अब ये आ गया आपका Q आ गया. ठीक है, टू वॉट, अब कहाँ पे एनर्जी शिफ्ट करनी है? टू वॉट यू कैन क्रिएट, तो ये P आ गया. ठीक है, तो RSQP, तो ये आपका करेक्ट आंसर है. आई होप जितने भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको इजीली समझ आ गए होंगे कैसे हमने इनको रीअरेंज किया. तो करना क्या है आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद कंटिन्यूशन में आप ऐसे ही करते जाएंगे. देखेंगे कि आगे वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है ना, किसके बाद कौन सा सेंटेंस आ रहा है. फिर देखिए ऑप्शंस में देखिए कि वो कहीं पे आपने जो जोड़ के बनाया है. जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट देखा इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट मैंने देखा R है, R से स्टार्ट हो गया. ठीक है, R है मेरे साथ, R है, तो R के अगला क्या आना है? R प्लस इंस्टेड ऑफ वरिंग वॉट? अबाउट वॉट यू कैन नॉट, तो R के बाद S आना है, तो R के बाद S तो आना ही ऑप्शन में, यही दिख गया है ना. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. आगे देखते हैं क्या दिया है हमें. ईच आइटम in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word, है ना. अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट पूछे, एंटोनिम पूछे, है ना. तो कंफ्यूज नहीं होना. कंफ्यूज क्या नहीं होना कि कई बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, सिनोनिम्स मार्क कराते हैं, है ना. तो हमें क्या देखना है यहाँ पे हमें इसके एंटोनिम्स देखना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या है क्वेश्चन. ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, है ना. ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हमें बताना है एब्सेंटली का एंटोनिम बताना है ना. एब्सेंटली का एंटोनिम बताना है. तो एब्सेंटली यानी देखो कभी कभी हम कहीं पे मौजूद तो रहते हैं बट हमारा ध्यान नहीं रहता, है ना, वहां से एब्सेंट रहते हैं. फिजिकली हम वहाँ प्रेजेंट हैं बट वहां पे हम प्रेजेंट नहीं होते, है ना. तो एब्सेंटली मतलब क्या हो जाता है, ध्यान ना दे रहे हो, वहां मौजूद नहीं हो, है ना. फिजिकली प्रेजेंट हो बट वहां पे एब्सेंट शो हो रहे हो. कैसे? क्योंकि वहां ध्यान नहीं है. तो ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग. तो एब्सेंटली का आपको क्या बताना है, आपको इसका एंटोनिम बताना है. तो केपेबली तो नहीं होगा, ये गलत हटा दिया. यहाँ पे अलर्टली, तो देखो एकदम ध्यान ना दे रहे हो एब्सेंटली, और ध्यान दे रहे हो अलर्ट हो, बिल्कुल रेडी हो, है ना, कोई चीज को ध्यान दे रहे हो, तो अलर्टली. तो यहाँ पे अलर्टली इसका एंटोनिम हो जाएगा. अलर्टली इसका एंटोनिम हो जाएगा. समझ आया कि क्यों होगा, है ना. एब्सेंटली यानी वहां पे ध्यान नहीं है, एब्सेंट उधर से, और
यहाँ पे अलर्टली उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। एजिटेटली और ड्रीमली नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आई फुली बिलीव दैट द कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज द इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इश्यूज। तो एजुकेटेड का बोला है ना, एजुकेटेड की अगर हम बात करें तो एजुकेटेड का यहाँ पे हमें एंटोनिम देखना है, ठीक है। तो पहला हमें दिया है सेरिब्रल। सेरिब्रल की अगर हम बात करें तो सेरिब्रल क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है ना। सेरिब्रल क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ब्रेन का पार्ट्स होते हैं, है ना। सेरिब्रल, सेरिब्रम और मेड्यूला ऑब्लंगाटा, तो ये सब उसका पार्ट होता है। यानी अगर हम कोई चीज सेरिब्रल कह रहे हैं तो हम कह रखते हैं कोई के ब्रेन से रिलेटेड, है ना। क्या कह सकते हैं हम, ब्रेन से रिलेटेड या इंटेलेक्ट, ठीक है, या ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा देखते तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं एनलाइटन। एनलाइटन, अब यहाँ पे हमें एजुकेटेड का एंटोनिम यूज करना है, एंटोनिम उल्टा, है ना। एनलाइटेड भी नहीं हो सकता, है ना। इग्नोरेंट, एरुडाइट, एरुडाइट में भी, एरुडाइट मतलब भी होता है नॉलेजेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज कट गई, क्या बचा, इग्नोरेंट। क्या बचा, इग्नोरेंट। एजुकेटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट, है ना। अब यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स थे कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही रिलेटेड, एजुकेटेड से ही रिलेटेड है, दिमाग लगाना, सेरिब्रल, है ना, एनलाइटन, एरुडाइट भी नॉलेजेबल। तो यहाँ पे क्या एंटोनिम हो गया, इग्नोरेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। तो अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट का एंटोनिम देना है, तो पहला वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट की अगर आप बात करो तो सिग्निफिकेंट भी इसका तो सिनोनिम हो गया, इसका इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। बेसिक की बात करें तो बेसिक भी नहीं होगा। प्रोबेबल, प्रोबेबल भी नहीं होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट की अगर बात करी गई है तो प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हो सकती है ना, लाइकली टू हैपन कह सकते हैं हम, लाइकली टू हैपन, तो ये भी नहीं होगा। अब बेसिक की बात करें तो बेसिक भी नहीं होगा, है ना। बेसिक नहीं है हमारा, और सिग्निफिकेंट नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। बेसिक की अगर बात करें तो इसका मीनिंग एसेंशियल होता है ना, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे ट्रिवियल बचा, तो ट्रिवियल की अगर बात करें तो कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रिवियल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको वो कैप सेशन में पढ़ाया था तो बताया भी था कि ट्रिवियल मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तुच्छ हो, है ना। तो हम कह सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, बहुत कम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ट्रिवियल। तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंपॉर्टेंट का आपका एंटोनिम हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं तुच्छ, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट। तो अब कुछ लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, मूव को ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे रोटेट दिख गया तो उसको लगा दिया। लेकिन बार बार ये बात ध्यान रखनी है कि ये एंटोनिम है, एंटोनिम पूछे, ऑपोजिट पूछा है ना। तो यहाँ पे मूव का हम पुश देखेंगे, रोटेट देखेंगे, फ्लो देखेंगे, तो ये सब तो क्या दिख रहा है, सिनोनिम्स दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉल की, तो स्टॉल मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज जो रुक जाए, है ना, कोई चीज जो रुक जाए, कोई चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, तो वो क्या हो जाता है, हम उसका यहाँ पे मूव, मूव यानी घूम रही है, मूव कर रही है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टॉल। स्टॉल मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज को स्टॉप कर देना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टॉप, और कॉज, कॉज टू स्टॉप मेकिंग, स्टॉप मेकिंग प्रोसेस, कोई चीज रोक देना, या अगर वो चीज कुछ प्रोसेस में तो ऐसा कारण बनाना कि वो रुके, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को रोक देना। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। इसके यहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे स्टॉल के सिनोनिम्स देख लेते हैं, है ना। स्टॉल के अगर सिनोनिम की बात करें तो हम कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट, क्या कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हिंडर कह सकते हैं, है ना, हिंडर कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, कुछ आपके यहाँ पे स्टॉल के सिनोनिम्स भी मैंने बता दिए। तो यहाँ मूव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मूव का एंटोनिम हो जाएगा आपका स्टॉल। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेम्परेचर इज द
kind is the measure of internal energy of an object and is frequently expressed by the physicist in unit of Kelvin. तो अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेस, कोई चीज आप एक्सप्रेस कर रहे हो, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, आप क्या हुआ कर रहे हो, आप जाहिर कर रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो. तो बता रहे हो, फाउंड तो नहीं होगा, है ना, टोल्ड भी नहीं होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा, बांट भी नहीं रहे हो, है ना, कोई चीज बता रहे हो, बांटना, तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं होगा. कंसील, कंसील करना मतलब क्या होता है, कोई चीज हाइड करना. तो देखो कोई चीज छुपाना, तो एक्सप्रेस करने का यहाँ पे हम एंटोनिम क्या यूज कर सकते हैं, हम कंसील यूज कर सकते हैं. क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस अगर कोई बात हो रही है, कोई चीज बताई जा रही है ना, तो यहाँ पे कंसील्ड है, यानी उसको छुपाया है, सीक्रेट रखा है, हिडन किया है ना, तो हाइड है, वो किया है उससे. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा. ठीक है, कंसील की अगर हम सिनोनिम की बात करें तो हम बोल सकते हैं हाइड, है ना, क्या बोल सकते हैं, हाइड करना, या हम कह सकते हैं कवर अप करना, कवर अप या व्हील, है ना. तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आई होप सबसे ये बना होगा, है ना, बहुत ज्यादा इजी है, इसको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है. पीपल आर्ग्यू व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोल्डर. ठीक है, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Scientists are concerned whether the oceans and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do. तो यहाँ पे क्या है, concerned का एंटोनिम पूछा है. तो कोई चीज के लिए आप concerned हो, है ना, कोई चीज के लिए आप concerned हो, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम पूछा, तो वरी रहोगे, तो मतलब चिंता दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न से रिलेटेड है कि आप किसी चीज के लिए चिंतित हो रहे हो, कोई चीज के बारे में आप सोच रहे हो, कंसर्न हो से लेकर, है ना, तो वरीड भी नहीं होगा. क्यूरियस, अगर कोई चीज को लेकर कंसर्न हो तो क्यूरियस भी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही हो सकता है, उत्सुक हो उसको जानने के लिए, है ना, पजल्ड हो, क्या करें क्या नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें कंसर्न से रिलेटेड है. लेकिन यहाँ पे इनडिफरेंट, यानी बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कंसर्न का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट. वरीड, क्यूरियस, पजल्ड नहीं रहेगा. ओके, अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो द बिगेस्ट डिबेट अमंग द साइंटिस्ट्स टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें क्या दिए हैं, एंटोनिम्स करने हैं, और हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं. पहला ऑप्शन दिया है कंटेंट. कंटेंट मतलब क्या होता है कि कोई चीज के लिए स्ट्रगल करना, है ना, कोई चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो डिफिकल्टी के साथ, है ना, स्ट्रगल टू सरमाउंट, यानी बहुत डिफिकल्टी के साथ आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो. या आप कह सकते हो कि मतलब आप कोई आर्ग्यूमेंट की पोजीशन में हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, कोई चीज के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हो. ठीक है, assert something as a position in an argument. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं डिबेट का सिनोनिम जैसा ही हो गया. ठीक है, ये डिबेट का क्या हो गया, सिनोनिम जैसा ही हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमें जो दिया है वर्ड, वो दिया है मूट. तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ये भी मतलब कोई चीज डिबेट का जो विषय हो, है ना, जो वाद विवाद का विषय हो, है ना, डिस्प्यूट का कोई विषय हो, डिस्प्यूट कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी या डिस्प्यूट. ठीक है, ठीक है, और हमने क्या बात की, अनसर्टेनिटी हो गया हमारा, डिस्प्यूट हो गया, और हम कह सकते हैं कोई डिबेट का विषय, है ना, तो ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं एक डिबेटेबल भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं, है ना, तो ये भी डिबेट से रिलेटेड हो गया. नेक्स्ट हमें दिया है रैंगल. रैंगल की अगर हम बात करें तो रैंगल मीन्स क्या होता है, ये भी डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, है ना, जो बहुत लंबी बहस चल रही है, लंबी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, डिस्प्यूट हम कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी ये भी है ये. तो अगला क्या बचा, हमारा अगला बचा अग्रीमेंट. तो देखो जब सब लोग मिलके समझौता कर रहे हैं, हर चीज से अग्री कर रहे हैं, तो वहां बहस तो नहीं होगी, वहां तो कोई डिबेट नहीं होगी, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो गया, अग्रीमेंट. ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. द अर्थ क्लाइमेट
sensitivity is conventionally defined as the equilibrium temperature increased caused by doubling of carbon dioxide. तो यहाँ पे सेंसिटिविटी दिया है, तो सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम उसका एंटोनिम देना है ना, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या देना है यहाँ पे, एंटोनिम देना है. तो सबसे पहले इम्पर्वियसनेस, इम्पर्वियसनेस की बात करें तो इम्पर्वियस मतलब क्या होता है, जो चीज जिस चीज पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, हम कह सकते हैं ना, जो चीज ऐसी हो जिस पे कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्पर्वियस. क्या कहते हैं, उसे इम्पर्वियस कहते हैं. तो अब इम्पर्वियस की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे देखो, सेंसिटिव चीजों पे तो जल्दी प्रभाव पड़ता है, कोई भी चीज सेंसिटिव है, कहते हैं ना हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो यानी स्किन बहुत सेंसिटिव है, यानी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे देती है, कोई भी प्रोडक्ट लगाओ मतलब सूट नहीं करता, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा, सिनोनिम है, क्लोजनेस भी नहीं आएगा, विलिंगनेस तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता, और इम्पर्वियस मतलब क्या बताया, जिसपे कोई चीज का प्रभाव ना पड़े, तो वो सेंसिटिविटी का क्या हो गया, वो सेंसिटिविटी का आपका एंटोनिम हो गया. क्लियर है, सेंसिटिविटी का एंटोनिम क्या हो गया यहाँ पे, इम्पर्वियस. ठीक है, इम्पर्वियसनेस, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है. तो अगर इम्पर्वियसनेस करेक्ट आंसर है, इसके अगर सिनोनिम की बात करूं तो इसकी जगह क्या हो सकता था, इम्पर्मिएबल भी कह सकते हैं हम, इम्पर्मिएबल कोई चीज होना, या कह सकते थे हम इम्पेनिट्रेबल. ठीक है, इम्पेनिट्रेबल. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं इम्पर्वियस के. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. The ocean carry a huge amount of heat from the topic of high latitudes. तो अब देखो huge, huge मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा. ठीक है, तो huge, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका एंटोनिम. सिग्निफिकेंट की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट, मेजर तो बड़ा ही है. डोमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो सुने ना, तो यहाँ पे ये भी नहीं है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टाइनी, है ना. ह्यूज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, टाइनी, छोटा. ठीक है, क्लियर है, काफी ज्यादा इजी था, है ना. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे. यहाँ पे इसका ह्यूज में आप गलती से मेजर मत लगा के आइएगा, ये क्या पूछा है, ये आपका एंटोनिम पूछा है, तो सही आंसर होगा टाइनी. टाइनी की जगह आप कह सकते हो माइन्यूट भी होता, है ना, माइन्यूट होता, स्मॉल स्केल होता, या है ना, तो ये सब क्या हो जाता है, यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं डायरेक्शंस क्या दिए हैं हमें. Each item in this section consists of a sentence with an underlined words followed by 4 words. Select the option that is nearest in the meaning. तो पिछले उसमें क्या था, पिछले उसमें सिनोनिम था, एंटोनिम था ना. अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सिनोनिम्स बताने हैं. ठीक है, जो वर्ड क्लोज हो, है ना, क्लोज मीनिंग बताएं. तो वहां पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है पहला. अब हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है शी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम, है ना. तो अब यहाँ पे डाइवोर्स है, तो डाइवोर्स का अब यहाँ पे हमें सिनोनिम, क्लोज वर्ड यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो पहला हमें ऑप्शन दिया है डिटैचमेंट. तो डिटैचमेंट अगर हम बात करें तो देखो, डिटैचमेंट क्या होता है, सेपरेशन तो होता है. ठीक है, कोई चीज को सेपरेट करना, सेपरेशन तो होता है, सेपरेशन. ठीक है, सेपरेशन होता है, कोई चीज किधर से किसी से अलग हो रही है ना, कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो वो सेपरेशन हो गया. ठीक है, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन यहाँ पे देखते हैं, ब्रेकिंग डाउन, कोई चीज ब्रेक हो रही है ना, ब्रेक डाउन हो रही है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन भी नहीं है, डिटैचमेंट भी नहीं है, है ना. अब अगला देखते हैं पनिशमेंट, तो यहाँ पे होगा ही नहीं. पनिशमेंट हो सकता है क्या, पनिशमेंट तो यहाँ पे होगा ही नहीं. डाइवोर्स का क्लोज वर्ड पनिशमेंट से क्या लेना देना, है ना. और कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, ये भी नहीं था, है ना. ब्रेक डाउन हो रही है, कोई चीज अपने यानी कोई किसी भी तरीके से अपने ओरिजिनल फॉर्म से वो दूसरे में चेंज हो रही है, हट रही है उधर से, है ना, जो थी उससे हट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है. और मतलब कोई चीज कह सकते हैं फंक्शन करना बंद कर रही है, तो वो भी ब्रेक डाउन है. तो यहाँ पे ये भी नहीं है. अब हमारा बचा क्या, एनरोलमेंट बचा. ठीक है, अब एनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ये करेक्ट आंसर किस चीज का है, ये हमारा डाइवोर्स का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है. ठीक है,
अब ये क्या है, हमारा सिनोनिम है इधर पे। एनलमेंट क्या होता है, हम कह सकते हैं ये मतलब एक लीगल प्रोसीजर, हम कह सकते हैं इसे क्या कहा जाता है, एक लीगल प्रोसीजर जिसके अंडर जो मैरिज रहती है उसे उसको मतलब उस मैरिज का अगर किसी की शादी है तो अलगाव हो गया है ना, डाइवोर्स हो गया है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे एनलमेंट, है ना। तो यहाँ पे डाइवोर्स की जगह हम कंफ्यूज, डिटैचमेंट नहीं होना, डिटैचमेंट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटैचमेंट करा होगा बहुत सारे लोग, यानी सेपरेशन। देखो यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे कोई एकदम अलग नहीं हो रहा निकल के, है ना। यहाँ पे डाइवोर्स है तो इसका एनलमेंट दिया, यानी एक ऑफिशियल हम कह सकते हैं लीगल तरीके से, है ना, लीगल तरीके से क्या बताना कि कोई चीज खत्म हो गई है ना। हम कह सकते हैं कोई एग्रीमेंट, कोई लॉ या कोई मैरिज अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो क्या है, एनलमेंट। ठीक है, आप याद कैसे रख सकते हो, नल से याद रख सकते हो ना, नल, है ना। मैरिज अब क्या हो गई है, नल वॉइड, है ना, यानी अब वो मान्य नहीं है, तो एनलमेंट होगा डाइवोर्स का सिनोनिम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He was known for his gentle disposition. तो अब यहाँ पे gentle मतलब क्या होता है, soft, kind, है ना। तो harmful तो इसका synonym होगा नहीं, cunning भी नहीं होगा, है ना, clever, cunning ये सब नहीं होगा, adjusting भी नहीं होगा। अब क्या बचा हमारा, हमें दिख रहा है amiable दिख रहा है। amiable मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा friendly हो, बहुत ज्यादा, है ना, friendly हो, तो वहां पे pleasing हो, हम कह सकते हैं। तो वो क्या होगा, gentle का ये यहाँ पे closest है ना, नियरेस्ट मीनिंग दे रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा। एमिएबल के अगर हम सिनोनिम की बात करें तो हम कह सकते हैं एफेबल भी कह सकते हैं, एफेबल कह सकते हैं हम, प्लीजिंग कह सकते हैं, फ्रेंडली कह सकते हैं, है ना। ठीक है, हॉस्पिटेबल कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है, एमिएबल। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। The harder we kick, the better the ball bounces back. तो the better the ball bounces back. तो कोई चीज bounce back हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, bounce back हो रही है। तो bounce back हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, इसका सिनोनिम बताना है। तो bounce back कोई चीज होती है, सपोज आपने एक फुटबॉल को किक किया है और वो कहीं से टकरा के बाउंस बैक हो रही है, यानी वो अब वहां तक जाके वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है ना, वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। अगर हम यहाँ पे देखें कुछ जो हमें वर्ड दिए उनमें से क्या होगा, रिकॉइल, डिफ्लेट्स, इन्फ्लेट और एसेंट। तो देखो डिफ्लेट हो रहा है, पिचक रही है ना, उसकी हवा निकल गई, पिचक रही है, तो ये तो होगा नहीं इसका सिनोनिम। ठीक है, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। इन्फ्लेट, फूली हुई है, नहीं, ये भी नहीं होगा। एसेंड, आगे की ओर बढ़ रही है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, रिकॉइल, रिकॉइल। ठीक है, समझ आया। तो रिकॉइल मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज वापस से अपने अपने मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है। ठीक है, वापस से स्प्रिंग बैक होके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकॉइल ये करेक्ट आंसर होगा। आई प्लांट एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना कोई प्लान को। ठीक है, तो डिजायर तो होगा नहीं, इच्छा होगा नहीं, डिबेट, डिबेट भी नहीं होगा, बहस, डिस्कार्ड कर देना, हटा देना, वो भी नहीं होगा। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब क्या होता है, कोई चीज को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना, पूरा कर रहे हो, अकम्प्लिश कर रहे हो, तो वहां पे ये अकम्प्लिश क्या हो जाएगा, अकम्प्लिश यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम होगा। अगर हम अकम्प्लिश के अलावा और वर्ड्स देखें तो हम कह सकते हैं फुलफिल, कह सकते हैं अचीव, अटेन। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। He listened to me with equanimity. अभी मैंने आपको ना, मैंने जब वो कैप का क्वेश्चन लिया था तो मैंने आपको इक्वानिमिटी का मतलब भी बताया था, इक्वानिमिटी भी करवाया था। तो इक्वानिमिटी मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज को समान रूप से देखना। ठीक है, कोई चीज को हम कह सकते हैं संतुलन बना के कोई चीज का चलना, या समान रूप से मानना, सेम मानना। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इक्वानिमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वानिमिटी मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं इवननेस, इवननेस। ठीक है, इवननेस कह सकते हैं हम, सीरियसनेस कह सकते हैं, एन मिसिंग हो गया यहाँ पे, इवननेस, सीरियसनेस। ठीक है, इक्वालिटी, ये सब हम कह सकते हैं समान रूप से। तो अब यहाँ पे एक और इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं, कोई चीज बहुत संतुलन बना के हो रही है ना, तो कोई चीज का हम संतुलन कैसे बनाते हैं, कोई चीज को हम बैलेंस कैसे करते हैं,
केयरफुली बैलेंस करते हैं ना, केयरफुली। अगर आपसे कोई ने बोल दिया आपको एक पानी से भरा मटका लेके जाना है कुछ दूर तक, तो आप क्या करोगे, आप उसका बैलेंस बनाओगे। तो बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, उस पर केयरफुली वॉक करोगे ना। आप क्या करोगे, केयरफुली वॉक करोगे कि आपका जो मटका है पानी का वो गिरे नहीं। तो इक्वानिमिटी मतलब आप कह सकते हो केयरफुली भी कोई चीज कह सकते हो, केयरफुल होके भी कोई चीज कह सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे केयरफुली है ना, तो अब यहाँ पे देखो केयरलेसली तो उसका एंटोनिम है, एक्साइटेड होके भी कुछ नहीं कर सकते, एक्साइटेडली भी गलत होगा, हाफ हार्टेडली भी नहीं होगा, तो सिनोनिम क्या होगा, पेशेंटली। कैसे कोई चीज के लिए केयरफुल रहते हो, सब्र रखते हो, बैलेंस बना के चलते हो, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पेशेंटली। क्लियर है, तो यहाँ पे पेशेंटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द होल थिंग वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो फ्यूटाइल की बात करें तो कोई चीज जो व्यर्थ गई है ना, हम कह सकते हैं फ्यूटाइल की अगर बात करें तो कोई चीज व्यर्थ गई, कह सकते हैं फ्रूटलेस, है ना। और वेन कह सकते हैं, है ना, बर्बाद बर्बाद हो गई, वेन। पॉइंटलेस कह सकते हैं, यूजलेस कह सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस, ठीक है। और हम कह सकते हैं इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव कह सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे कॉस्टली तो नहीं होगा, इंडिसिसिव भी नहीं होगा, सक्सेसफुल भी नहीं है, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा पॉइंटलेस। तो फ्यूटाइल मतलब क्या हो गया, पॉइंटलेस, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, तो राइट आंसर है आपका पॉइंटलेस। एनी डाउट, देखिए बहुत ज्यादा इजी है, फ्यूटाइल वर्ड बहुत कॉमनली हम यूज भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंटलेस। देखिए अगर इनडिसिसिव की बात करें, तो इनडिसिसिव मतलब क्या होता है, मतलब आप कंफ्यूज हो, मतलब आप दुविधा में पड़े हो कि क्या करना है कि क्या नहीं, तो वो इनडिसिसिव है। तो इनडिसिसिव की बात करें, सक्सेसफुल, कॉस्टली मतलब तो पता ही है, कॉस्टली मतलब एक्सपेंसिव, महंगा, है ना। बाकी वर्ड्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सक्सेसफुल पता ही है, ये है ना, सक्सेस पाना, सक्सेसफुल हो जाना, कामयाब हो जाना। इनडिसिसिव की बात करें तो हम कह सकते हैं जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, बहुत ज्यादा दुविधा में हो, तो इनकंक्लूसिव। हम कह सकते हैं इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, इंडिसिसिव के सिनोनिम्स, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, पॉइंटलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। तो कनिंग की बात करें तो कनिंग मतलब क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कनिंग मतलब क्या होता है। कनिंग मतलब क्या होता है, जो बहुत चालाक रहता है उसे क्या बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो केपेबल तो होगा नहीं, फिट भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट की बात करें तो जो होशियार है, तो इंटेलिजेंट हो सकता है क्या, चालाक का हमें यहाँ पे, कनिंग का हमें यहाँ पे क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोई इसके डॉजी के मीनिंग की, तो डॉजी मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं कोई जो डिसऑनेस्टफुल हो या धोखा दे, है ना, चालाकी दिखाए, है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं डबल डीलिंग, है ना, चालाक है कोई, डबल डीलिंग करता हो, या हम कह सकते हैं डिसऑनेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं डूबियस, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, ठीक है। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। तो क्रूशियल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज्यादा जो जरूरी हो, है ना, बहुत ज्यादा क्रूशियल हो। तो हम क्रूशियल का यहाँ पे हमें सिनोनिम्स देना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मोमेंटस, नेचुरल, प्रिमिटिव, इनेप्ट, ठीक है। तो मोमेंटस की अगर हम बात करें तो मोमेंटस मतलब क्या होता है, जो मोमेंटस मतलब जो जिसे आप भूल नहीं सको, है ना। मोमेंटस की बात करो जो आपके लिए बहुत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना। तो यहाँ पे मोमेंटस को आप लिख सकते हो इम्पॉर्टेंट, और आप सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंटस मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा आप पे प्रभाव डालती है ना। तो यहाँ पे
मोमेंटस का ये मीनिंग हो गया, नेचुरल, प्रिमिटिव, इनेप्ट। तो अब यहाँ पे आपको क्रूशियल बोला है, तो क्रूशियल है तो क्रूशियल मतलब मैंने क्या बताया, कोई चीज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके लिए क्रूशियल है, तो वो क्या है आपका मोमेंटस यहाँ पे आ गया, है ना। तो यानी यहाँ पे ये क्रूशियल का सिनोनिम हो गया। इनेप्ट की बात करें तो इनेप्ट क्या बताता है, जो मतलब जिसके पास कोई स्किल नहीं हो, ठीक है, जिसके पास कोई स्किल नहीं हो तो वो इनेप्ट है। हम इसको अनस्किल्ड भी बोल सकते हो, आप अनस्किल्ड भी बोल सकते हो, क्रूड भी बोल सकते हो ना, ठीक है, रफ भी बोल सकते हो, क्लमजी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसके नेचुरल पता ही है, जो नेचर से ऑब्टेन किया गया हो, प्राकृतिक हो जो, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे इसके, ये यहाँ पे इनके मैंने आपको बाकी के भी सिनोनिम्स बता दिए, ठीक है। और प्रिमिटिव की अगर बात करें तो आप बेसिक हो जो, है ना, तो प्रिमिटिव की यहाँ बात करें तो बेसिक हो जो, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटस। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। तो यहाँ पे इनटू अ फ्रेंजी, तो इनटू अ फ्रेंजी की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें इनटू अ फ्रेंजी की अगर हम बात करें तो इनटू अ फ्रेंजी मतलब क्या होता है, जब कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड हो रही हो, है ना, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, कोई चीज अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड हम कह सकते हैं कोई चीज, है ना। और मतलब लोगों में ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, अपने इमोशंस को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाके क्या हो रहे हैं, वायलेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यानी हम इनटू अ फ्रेंजी के लिए बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाना, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे अभी कुछ कुछ चैनल्स हैं जो वो सुशांत सिंह केस के मर्डर को लेके जो न्यूज शो कर रहे हैं ना, न्यूज दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो हम कह सकते द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस, यानी अनकंट्रोल और एक्साइटेड तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, है ना। जैसे कभी कभी कोई सेलिब्रिटी की मैरिज भी होती है तो मीडिया कैसे एकदम वहीं का कवरेज देता रहता है ना, तो क्या हम तब क्या यूज कर सकते हैं, द मीडिया फ्रेंजी ओवर द सेलिब्रिटी वेडिंग हम कह सकते हैं। तो इनटू अ फ्रेंजी का मीनिंग आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साइलेंट, तो अभी जितना कुछ बताया तो साइलेंट तो होगा नहीं, क्रिएटिव तो होगा नहीं, रॉन्ग गलत तो होगा नहीं, तो बचा क्या आपका, आपका बचा जो है वो है बर्सेक, तो वो क्या हो जाएगा, बर्सेक भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनटू अ फ्रेंजी का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग भी होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल। अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना उसके दो कारण हो सकते हैं, विद एंगर, विथ एंगर, या तो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होता है इंसान, या तो एक्साइटमेंट में होता है, ठीक है, वाइल्ड हो जाना बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका बर्सर्क इसका क्या हो जाएगा, इनटू अ फ्रेंजी का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन yearning टू गो होम। तो अब यहाँ पे yearning समथिंग, you're yelling समथिंग, है ना, तो अब yearning मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज के लिए क्रेव कर रहे हो, ठीक है, या कोई चीज के लिए बोल रहे हो कि ये चीज करनी करनी है ना, लॉन्गिंग, गिड़गिड़ा रहे हो कोई चीज के लिए, है ना, तो लॉन्गिंग, है ना, कोई चीज की बहुत ज्यादा डिजायर है, ठीक है, तो ही हैज बीन yearning टू गो होम। तो अब डिक्लाइनिंग तो होगा नहीं इसका, डिमांडिंग भी नहीं होगा कि खाली डिमांड नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप क्या खाली डिमांड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे डिमांडिंग भी नहीं होगा, बेगिंग भी नहीं होगा, तो बचा क्या, हमारा जो लास्ट वर्ड यहाँ पे बचा हैंकरिंग, ठीक है। हैंकरिंग, हैंकरिंग मतलब क्या होता है, हैंकरिंग बहुत कोई चीज की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो कि कुछ करना, या किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो ना, इज कॉल्ड हैंकरिंग। तो यहाँ पे इसका यर्निंग का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हैंकरिंग, जिसको आप कह सकते हो बेकरारी, ठीक है, बहुत ज्यादा बेकरार हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, कि करनी है, क्रेविंग है बहुत ज्यादा, तो आप इसके लिए क्रेविंग, क्यूपिडिटी, ठीक है ना, तो ये सब भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हैंकरिंग इसका करेक्ट सिनोनिम है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पर दिया है each item in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled as A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in the underlined part and indicate your response on the answer sheet. अब यहाँ पे आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको बहुत बार इनसे रिलेटेड रूल्स आपको हमारी डिफेंस मास्टर ऐप पे समझाए हैं, है ना। हमारी जब भी इंग्लिश की क्लास हुई है तो जब मैंने ये चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं तो मैंने आपसे ये रूल्स भी यहाँ पे वहां पर डिस्कस किए हैं, तो वही रूल्स में से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आई होप आपसे ये क्वेश्चंस बन गए होंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते ही मान पता लग जाना चाहिए कि कंप्राइजेस ऑफ, है ना, कंप्राइजेस ऑफ लिखा है तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया? कंप्राइजेस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं करते हम। ठीक है, अगर कंसिस्ट होता तो हम लिख देते कंसिस्ट ऑफ, लेकिन कंप्राइज मीन ही क्या होता है, कोई चीज कंप्राइज है किसी चीज की तो कंसिस्ट ऑफ है ना। तो कंप्राइजेस ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आता, सिर्फ कंप्राइजेस 6 हाउस। ठीक है, कंसिस्ट होता तो उसके साथ ऑफ लग जाता, लेकिन कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगेगा। कंपोज्ड भी होता तो लग जाता कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। कंप्राइज मीन्स ऑलरेडी वो कंटेन कर रहा है कोई चीज, है ना, कंसिस्ट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो ये भी प्रीपोजिशन जब मैंने कराए थे तो आपको बताया था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आई लुक फॉरवर्ड टू, तो टू के बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा प्रीपोजिशन के बाद वो नाउन या प्रोनाउन रहना चाहिए, वर्ब नहीं रहता है। तो और अगर वर्ब नहीं रहता है अब यहाँ पे, लेकिन आप कहोगे तो फिर क्या यूज होगा, तो क्या यूज होगा, मीटिंग हो जाएगा। क्या यूज जाएगा, मीटिंग। क्यों? क्योंकि जब वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जेरिंड बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम नाउन प्रोनाउन के साथ नाउन प्रोनाउन या जेरिंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना। टू मीट नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया जो हमारा जो प्रीपोजिशन है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब नहीं हो सकता। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मीटिंग तो वर्ब है, ये मीट वर्ब है, लेकिन इसके साथ जब आईएनजी फॉर्म लग गया है तो ये जेरिंड हो गया है ना, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी पार्ट में गड़बड़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, तो अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कर देते हैं, कुछ लोग इसको नो एरर लगा देंगे कि कोप अप विद। ठीक है, कोप अप विद नहीं, अब यहाँ पे कोप अप विद दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। कोप के साथ हमेशा विद ही लगता है ना, कोई चीज आप कोप नहीं कर पा रहे, उस चीज का सामना नहीं कर पा रहे, तो किसके साथ, कोप विद। क्या हो जाएगा, कोप विद, कोई चीज से डील नहीं कर पा रहे हो तो आप ये नहीं बोलते कि कोप अप विद। आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर, है ना। कोप, आप कोप नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ अप नहीं लगेगा, है ना, अप प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। कोप नहीं कर पा रहे हो विथ व्हाट, विद दिस प्रेशर, तो कोप के साथ प्रीपोजिशन विथ लगा, है ना। किसके साथ कोप नहीं कर पा रहे हो, किसका सामना नहीं कर पा रहे हो, कोप विद दिस प्रेशर। तो कोप अप ना लगते क्या लगेगा, कोप विद दिस प्रेशर। अप यहाँ पे जबरन यूज किया है, कुछ लोग बोलने में भी गलती करते हैं। ठीक है, ये चीज कोप अप विद नहीं होती, ध्यान रखिए। हमेशा क्या बोला जाता है, आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर। ठीक है, कोप विद, कोप के साथ क्या प्रीपोजिशन होता है, कोप के साथ विद प्रीपोजिशन होता है। कोप विद का मतलब ही क्या हो जाता है कि फेस करना या डील करना, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि कोप विद का मतलब क्या हो जाता है, कोप विद का मतलब होता है फेस करना, डील करना, है ना, टू फेस एंड डील। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यानी ये किस पार्ट में है एरर, इसके भी बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। ठीक है, आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक, तो यहाँ पे ये देख के गड़बड़ समझ आ रही है, बाय वॉक, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। बाय वॉक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब पैदल चल के आते हैं तो बाय वॉक नहीं बोलते हैं, ऑन फुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑन
फुट, ना कि बाय वॉक। तो ऑन फुट आता है यहाँ पे, ऑन फुट। अब हम जब यूज करते हैं, अगर हम कहते हैं कि कार से आए, बाइक से आए, कोई हम बताते, कोई मोड बताते कि बाइक से आए, कार से आए, ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, तब हम बाय यूज कर सकते थे ना। आई केम टू दिस प्लेस बाय कार या बाय वॉच, बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन, हम यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे हमें कोई मोड नहीं बोला है, हम पैदल आ रहे हैं, तो पैदल आने के लिए ऑन फुट का इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन फुट आएगा, यानी आपके सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो देखो यहाँ पे अगेन प्रिपोजिशन इन जो यूज किया है वो देखना है यहाँ पे सही है या गलत। अगर हम देखेंगे पेपर में तो ज्यादातर क्वेश्चंस प्रिपोजिशंस पे ही आए हैं, तो हमारा प्रिपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। तब यहाँ पे देखोगे इन योर वॉच लिखा है, तो वॉच क्या है, वॉच इन योर वॉच। अब वॉच के लिए वॉच मी टाइम क्या हो रहा है नहीं बोलेंगे, वॉच क्या है, वॉच क्या टाइम दिखा रहा है ना, तो बाय योर वॉच आना चाहिए। मैंने जो प्रिपोजिशंस पढ़ाए हैं, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे प्रिपोजिशन के यूज बताए कि कब किसका यूज किया जाता है। तो इन योर वॉच नहीं होता, व्हाट इज द टाइम, टाइम इन योर वॉच नहीं, बाय योर वॉच। क्लियर है, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, The price of my dress is higher than that of yours. तो the price of my dress, ठीक है। अब the price of my dress तो क्या है, is higher, ठीक है। कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कंपेयरिंग डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है। higher than that, अगर that नहीं लगा होता तो भी गलत होता, higher than of yours होता तो गलत होता है ना, यहाँ that लगा, higher than that of yours, तो यानी ये करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माय फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। तो हैव है ना, हैव है मतलब प्लूरल होना चाहिए, डॉटर इन लॉ प्लूरल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे डॉटर इन लॉज, लॉज में एस लगा देने से वो प्लूरल नहीं हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डॉटर इन लॉ को प्लूरल बनाना है तो डॉटर्स इन लॉ होगा ना, फर्स्ट वर्ड में हमारा एस लगेगा, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, तब ये प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, माय फ्रेंड्स डॉटर्स इन लॉ हैव कम, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है ना। जब भी पोजीशन बताना होता है तो आखिरी के वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है ना, या ये चीज पढ़ाई भी थी। लेकिन यहाँ पे जब प्लूरल होता है तो प्लूरल बनाने के लिए अगर ऐसे वर्ड दिए डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना रहता है, फर्स्ट वर्ड जो रहता है उसमें हम एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं वर्ड को, ठीक है। तो डॉटर्स इन लॉ ये रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया है, आई प्रेफर सी फूड देन मेडिटेरेनियन फूड। तो अब मैंने आपको बताया कि प्रेफर के साथ हमेशा प्रिपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, प्रेफर, ठीक है, जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, तो जितने भी आई ओ आर से कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड होते हैं या ओ आर से एंड होते हैं, तो उनके बाद आप देन का यूज ना करके आप प्रिपोजिशन टू का यूज करते हो। यहाँ पे देन यूज हुआ है, ये गलत हो गया, यहाँ पे टू आना चाहिए। तो आई प्रेफर सी फूड टू मेडिटेरेनियन फूड, ठीक है, यहाँ पे टू आना चाहिए। तो और अगर हम देन कब लगाते हैं, मोर के साथ आप देन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुका है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। तो डिस्कसिंग के बाद कभी भी प्रिपोजिशन का यूज नहीं होगा, है ना। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो नहीं होगा, अगर ये वर्ब फॉर्म में है तो नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे डिस्कर्जन होता है ना, तो यहाँ पे डिस्कर्जन होता तो उसके बाद प्रिपोजिशन अबाउट लग सकता था, लेकिन डिस्कसिंग के बाद, वर्ब के बाद प्रिपोजिशन, डिस्कसिंग के बाद प्रिपोजिशन अबाउट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अबाउट हटाना है, तो बी पार्ट में एरर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑफ दिया है। ऑफ क्या होता है, जब हम ऑफ ऑन ऑफ वाला बता था, ऑफ की जगह हम क्या यूज करेंगे, ओ एफ ऑफ, ठीक है, ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्फ, है ना। कुछ लोग गलती कर देते हैं, ओ डबल एफ ऑफ लगा देते हैं। मैंने पढ़ाया है कि ऑफ कहाँ कहाँ लगता है,
ओ डबल एफ ऑफ कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। ऑफ क्या है, एक एडवर्ब है और प्रीपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, है ना, ऑफ करते हैं तो ऑफ का यूज वहां पे होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि डिस्पोज ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, डिस्पोज ऑफ आएगा, है ना। कोई चीज ऑन रहती है तो उसके लिए ऑफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज कहीं से दूर जा रही है तो ऑफ यूज कर सकते हो, है ना। कोई चीज कहीं से हटा दी गई है तो आप ऑफ का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कोई चीज निकाल दी गई है किसी चीज से तो आप कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ दे टुक द व्हील ऑफ द कार, है ना, तब ऑफ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्पोज ऑफ द गार्बेज नहीं होता, क्या यूज होता है, ऑफ यूज होता है ना। मैंने आपको ऑफ का भी बताया कि ऑफ का क्या बताते हो, ऑफ कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप, है ना। ये चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लास में समझाई हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। Each item in this section has a sentence with a missing preposition. Select the correct preposition from the given option and mark your responses on the answer sheet. तो अब देखो यहाँ पे फिर preposition बढ़ना है, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि पेपर में कितना preposition से ही related चीजें पूछी हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो क्या दिया है, simulation of 20th century by climate model that exclude the observed increase. कोई चीज में इंक्रीज हो रही है ना, तो हम कहते हैं ना इंक्रीज इन कहते हैं, इंक्रीज ऑफ नहीं कहते, इंक्रीज बाय नहीं कहते, कोई चीज इंक्रीज बाय इतना नहीं, इंक्रीज एट इतना नहीं, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। किस में इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस में। किस में इंक्रीज हो रहा है, इन ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, इन ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इन एक्सट्रीमली पुअर societies children can be put to work dash a young age, है ना। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यूज होगा, इन यंग एज, बताइए, इन ऑन यंग एज, बाय यंग एज या एट यंग एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इन नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, इन लगा देते हैं, इन नहीं लगाना है। ऑन तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, ऑन तो आ ही नहीं सकता है, बाय भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, एट यंग एज, ठीक है। आप एज की बात कर रहे हो यहाँ पे किस, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट अ यंग एज, ठीक है। इन यंग एज नहीं, एट अ यंग एज। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। पीपल हु आर एवर्स डैश हार्ड वर्क। एवर्स बताया था मैंने, एवर्स यानी डिसलाइक करना कोई चीज को। तो ये याद रखिए, एवर्स के साथ ज्यादातर, मतलब ज्यादातर एवर्स के साथ हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन टू ही आता है। एवर्स के साथ कह सकते हैं 98% जो रहता है वो एवर्स के साथ प्रीपोजिशन डिसलाइक, एवर्स मतलब क्या होता है, डिसलाइक, एवर्स के साथ ज्यादातर टू ही यूज करते हैं। कुछ केस में हम इन यूज करते हैं, लेकिन वो केस कब होता है, जब आप कोई चीज के एवर्स हो, है ना, एवर्स हो किसी चीज के, आप किसी चीज को अपोज कर रहे हो, है ना, किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हो, तो एवर्स के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, टू ही आता है, ठीक है। ये याद रखना। कुछ केसेस में इन आता है एवर्स के साथ, बहुत कम केस होते हैं, है ना। तो अब वो केस कब होते हैं, ये याद रखो कि ध्यान रखना है कि अगर वो जो जिस चीज को आप डिसलाइक करते हो, है ना, वो अगर पहले दी है, ठीक है, वो अगर एवर्स के पहले दी है, कौन सी चीज को नापसंद करते हो, डिसलाइक करते हो, वो अगर एवर्स के पहले दी है, उस केस में आप इनका यूज करते हो एवर्स के बाद। लेकिन ज्यादातर आप एवर्स के साथ टू ही यूज करते हो। कब यूज करना है इनका, जब वो जो जिस चीज को नापसंद करते हो वो एवर्स के पहले आपको दी गई हो, ठीक है, तो वो तब इन आता है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, एवर्स टू हार्ड वर्क आ जाएगा, ठीक है। आई हैव नोन हर डैश अ लॉन्ग टाइम। तो अब हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस का यूज करते हैं, कोई पीरियड की बात करते हैं, है ना, तो हम फॉर का यूज करते हैं। तो ये देखो अ लॉन्ग टाइम, यानी हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर आएगा बिना किसी
हिचकिचाहट के आपको क्या मार्क करना है, फॉर, ठीक है, फॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एक्सेप्टेड द ऑफर डैश सर्टेन कंडीशन। ऑफ सर्टेन के अगर हम बात कर रहे हैं, ऑन सर्टेन ही यूज किया जाता है ना, ऑन सर्टेन कंडीशन, इन सर्टेन तो बोला नहीं जाता है ना, इसके लिए ऑफर को एक्सेप्ट किया ऑन कुछ कंडीशंस पर, है ना, तो ऑन सर्टेन कंडीशन, बाय सर्टेन कंडीशन नहीं होगा, विद इन सर्टेन कंडीशन नहीं होगा, ऑन सर्टेन यहाँ पे होगा, है ना, ऑन सर्टेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन सर्टेन आएगा। शी इज अ वुमन डैश ओरिजिन। अब जैसे हम किसी की क्वालिटी बताते हैं ना, शी इज अ वुमन ऑफ, तो हम क्या बताते हैं, ऑफ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑफ हम्बल ओरिजिन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ, शी इज अ वुमन ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ वाला नहीं आएगा, फ्रॉम तो बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ लोग फ्रॉम लगा देते हैं, फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम आप से उससे बात नहीं कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, शी इज अ वुमन ऑफ हम्बल ओरिजिन, क्यों, क्योंकि आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो, है ना, तो ऑफ, उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हो, ऑफ, उसके बाद उसकी क्वालिटी यूज कर रहे हो, शी इज अ वुमन ऑफ हम्बल ओरिजिन, तो यहाँ पे ऑफ आएगा, विद इन भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, देयर इज नो क्योर द कॉमन कोल्ड। अब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि क्योर के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है तो क्या मतलब होता है, और क्योर के बाद फॉर लगता है तो क्या मतलब होता है, ठीक है, ये चीज को मैंने बताया था आपको कि क्योर के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है तो क्या होता है, क्योर के बाद फॉर लगता है तो क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्योर की, है ना, क्योर, तो इसको दो तरह से भी देख सकते हो, क्योर नाउन की तरह जब यूज होता है तो हमें लगाना रहता है फॉर, ठीक है, और वर्ब की तरह यूज होता है तब हमें लगाना रहता है टू, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है कि वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो देखिए देयर इज नो क्योर, तो क्योर किसकी तरह हो रहा है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर लग जाएगा, देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, ट्रीटमेंट, हम बात करते हैं क्योर फॉर का मतलब भी होता है जब हम कोई ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम कोई इलनेस की बात करें, कोई बीमारी की बात करें तो क्योर टू लगा सकते हैं, हम दोनों तरीके से बता दिया, वर्ब और नाउन की तरह भी देख सकते हो और उनके मीनिंग की तरह भी आप देख सकते हो, है ना, जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर कैंसर, तो क्योर फॉर लगेगा, है ना, ट्रीटमेंट की बात की गई है, और वर्ब की बात की गई है तो टू लग जाता है ना, क्योर टू, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे फॉर आएगा, देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया, आई रैन डैश on yesterday and it was a pleasant surprise, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ प्रीपोजिशन जब हम रन के कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी, है ना, कि तो देखिए यहाँ पे जब रन आफ्टर लगता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रन आफ्टर जब हम बोलते हैं आफ्टर लग जाता है तो हम किसी चीज का जो पीछा करते हैं, टू चेज, और हम कह सकते हैं किसी चीज का पीछा कर रहे हैं या परस्यू कर रहे हैं, तो ये आ रहा है ना, परस्यू कर रहे हैं या चेज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, रन आफ्टर, तो जैसे मैं कह सकती हूँ कि आई रैन आफ्टर माई डॉग, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रन आफ्टर उसे चेज कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, है ना, जब हम रन अराउंड बोलते हैं, रन के साथ हम अराउंड भी लगाते हैं, तो रन अराउंड बोल रहे हो तो यानी किसी एरिया में आप दौड़ रहे हो, ठीक है, टू रन अराउंड एन एरिया, किसी एरिया में आप दौड़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, रन अराउंड करना, ठीक है। अगर हम बात करें और की, तो हम कह सकते हैं रन अवे, तो रन अवे का इस्तेमाल कब करते हो, जब किसी चीज से दूर भाग रहे हो, है ना, जब कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपके तरफ आ रहा है तो आप उससे भाग के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, रन अवे करते हो उधर से, है ना, दूर भागते हो, ठीक है, समझ आया, जैसे अगर जो लोग
डॉग से डरते हैं, उनके पीछे पड़ जाए तो वो क्या एकदम उल्टे पांव भागने लग जाते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, रन अवे का इस्तेमाल कैसे करते हो आप, दूर भागने के लिए, है ना। तो रन अवे जरूरी नहीं है फिजिकली ऐसे भाग रहे हो, कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम बुरी परिस्थितियों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब भी रन अवे आप यूज कर सकते हो, है ना। तो रन अवे का मतलब समझ आ गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज अगर सामने आ रही है तो उधर से आप भाग रहे हो। तो अगर एग्जाम्पल लेके बताऊं तो एवरीवन ran away from the explosion, from the explosion, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रन अवे का हो गया, ठीक है। तो क्या क्या कर लिया हमने, रन आफ्टर देख लिया, रन अराउंड देख लिया, रन अवे देख लिया, और देखे अब देखो रन फॉर भी बोल सकते हैं ना, रन फॉर। तो जब हम किसी पॉलिटिकल या कोई भी लीडरशिप चीज के लिए इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, रन फॉर, ठीक है। जैसे मैं कह सकती हूँ मैरी इज रनिंग फॉर चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या रन फॉर के लिए हम जब कोई चीज पॉलिटिकल या लीडरशिप पोजीशन के इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दे वाली बात देख लेते हैं, रन इनटू। रन इनटू की अगर बात करें, रन इनटू समवन जब हम कहते हैं, रन इनटू समवन कहते हैं तो उसका मतलब होता है मतलब अचानक से किसी से मिल जाना, ठीक है। बिना मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से किसी से मिल जाना, तो मीट समवन हम क्या कह सकते हैं, मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। बिना किसी प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं थी और अचानक से किसी से मिल गए, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, रन इनटू समवन, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ I ran into my English teacher at the shopping mall, ठीक है। I ran into my English teacher at the shopping mall, यानी अचानक से मैं किससे मिल गई, अपनी इंग्लिश टीचर से शॉपिंग मॉल में मिल गई। ran into a problem भी कहते हैं ना, अचानक से मुसीबतों का सामना करना, तो अचानक से आई, अनएक्सपेक्टेडली आई, तो वो क्या होता है, रन इनटू, ठीक है। रन ऑफ, रन ऑफ की रन ऑफ भी यूज होता है ना, रन ऑफ। रन ऑफ कब बोलते हैं, जब बहुत सारी चीजें उसकी अवेलेबल हो, बहुत सारी फोटोकॉपीज अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रन ऑफ। अगर हम कहें रन ऑफ किसी व्यक्ति के सेंस में, रन ऑफ विद समवन यानी छोड़ के भाग जाना उधर से, है ना। रन ऑन बहुत इजी है, रन ऑन। तो मैं जैसे कहूँ इलेक्ट्रिक कार्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी नॉट गैस, किस चीज पे वर्क कर रही हैं। रन आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, रन आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। रन आउट ऑफ हो जाना यानी कुछ बचना नहीं, है ना। हैव नन लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो जैसे रन आउट ऑफ, कोई चीज अब जो अब नहीं बची है तो रन आउट ऑफ यूज करते हैं, है ना। क्लियर है। तो ये देखिए ये बहुत सारे यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस किए रन से रिलेटेड, ठीक है। तो समझ आ गया कि रन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो मेन चीज हमें यहाँ पे जो देखनी थी वो क्या था, रन इनटू। तो रन इनटू मतलब क्या हो जाता है, अचानक से किसी से मिलना, ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं किया किसी से मिल गए तो रन इनटू समवन। तो यहाँ पे देखो रैन लिखा है, तो रैन के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाय आएगा, ऑफ आएगा, बिसाइड आएगा, इनटू आएगा। तो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि रन आफ्टर, रन अराउंड, रन अवे, रन इनटू, रन आउट ऑफ, रन ऑफ, रन ऑन, है ना। तो क्या सही लग रहा है, किसी आई रैन, वो मिला जॉन से, है ना, यस्टरडे वो जॉन से मिला और वो बहुत प्लीजेंट सरप्राइज था। तो देखो प्लीजेंट सरप्राइज दिख रहा है तो यानी कुछ प्लानिंग नहीं करी होगी, अचानक से वो उससे मिल गया, है ना, अनएक्सपेक्टेडली मिल गया वो उससे। तो यहाँ पे रैन इनटू आएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि रन इनटू समवन मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इनटू करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। My grandmother enjoyed boating the dash the lovely lake. तो ग्रैंडमदर एंजॉय कर रही हैं, है ना, क्या कर रही हैं, बोटिंग कर रही हैं, कहाँ पे। अब कुछ लोग इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन इन था, इट नहीं था, तो करेक्शन कर लेंगे, इन था, ऑन था, बिसाइड था, विद इन था। तो कुछ लोग कर देंगे इन द लवली लेक। तो देखो यहाँ पे इन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो। अगर स्विमिंग कर रही होती तो इन हो जाता, ठीक है, स्विमिंग कर रही होती तो इन हो जाता, अंदर होती वो। जैसे टाइटैनिक डूबा था तो वो भी
तब उसकी जगह भी अगर क्वेश्चन आता तो इन आ जाता, लेकिन ये बोटिंग कर रही हैं लवली लेक पे, है ना, लेक के ऊपर, ठीक है, लेक पर कर रही हैं, तो यहाँ पे ऑन आएगा, है ना। कोई चीज जब फ्लोट करती है किसी चीज पे तो हम ऑन यूज करते हैं, है ना, और कोई चीज उसमें चली गई है, इन है, अंदर है, तो वो इन यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग इन नहीं आएगा, इन द लवली लेक, क्या आएगा, बोटिंग ऑन द लवली लेक। तो ऑन करेक्ट आंसर होगा। बिसाइड का मैंने आपको मतलब बताया था, बिसाइड जब प्रीपोजिशन पढ़ाए थे तो बिसाइड मतलब बताया था साइड बाय, बिसाइड का यूज बताया था, कोई चीज साइड बाय साइड हो, ठीक है। और ये भी बताया था बिसाइड्स लग जाए, जब एस लग जाए बिसाइड्स हो गया, तो बिसाइड्स मतलब क्या हो जाता है, एडिशनल कोई चीज हो, है ना, एक्स्ट्रा में, तो वो क्या हो जाता है, बिसाइड्स। तो यहाँ पे बिसाइड्स, बिसाइड, विद इन आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर एंजॉयड बोटिंग ऑन द लवली लेक। ऑन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। He visits the needy to relieve them dash their sufferings and poverty. तो अब देखो किसी चीज को रिलीव, किसी चीज से किसी को राहत देते हैं, किसी चीज को रिलीव करते हैं, तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ ही यूज होता है, रिलीफ ऑफ समथिंग, है ना, ये याद रख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। किसी चीज का रिलीव ऑफ समथिंग, किसी चीज को छुटकारा दिलाते हैं, किसी चीज को आराम दिलाते हैं किसी से, है ना, तो रिलीफ ऑफ समथिंग होता है ना, तो प्रीपोजिशन रिलीफ के साथ ऑफ लगता है। तो यहाँ पे रिलीफ कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, फ्रॉम कर देते हैं, तो फ्रॉम गलत होता है ना, रिलीफ के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है कि किसी को किसी चीज से छुटकारा दिलाना, तो रिलीफ ऑफ समथिंग, है ना, ऑफ यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। तो आई होप हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।